नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दूदू। आज जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है, विश्व के प्रमुख संविधान। उसमें हम ब्रिटेन के संविधान की बात कर रहे हैं और ब्रिटेन के संविधान में एक टॉपिक है क्राउन। क्राउन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, संवैधानिक राजतंत्रीय शासन व्यवस्था है। वहां पर राजतंत्र भी विद्यमान है और लोकतंत्र भी विद्यमान है। दोनों का बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छा संतुलन है जो वहां पर शासन व्यवस्था में विद्यमान है और बहुत अच्छे से कितने वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। अब ये क्राउन क्या है? वहां पर जो मोनार्किकल राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें राजा वह व्यक्ति होता है जो एक समय विशेष में राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है, जिसे राजा सिर पर धारण करता है और जो राज्य शक्ति का प्रतीक होता है वह ताज या क्राउन कहलाता है। अगर बहुत बेसिक अंतर आप समझें तो ये है कि क्राउन वो चीज है जिसको कि राजा अपने सर पर शक्ति के प्रतीक के रूप में धारण करता है और राजा एक व्यक्ति विशेष होता है। अर्थात राजा शासन की शक्तियों का वास्तविक अधिकारी केवल तब होता है जब वह सिंहासन पर बैठकर राजमुकुट या ताज पहनने का अधिकारी बनता है। केवल क्राउन या ताज पहनने पर ही वो व्यक्ति शक्तिशाली कहलाता है। राजमुकुट का शाब्दिक अर्थ चाहे राजा के सिर का मुकुट हो, किंतु संवैधानिक दृष्टि से यह सरकार का वह साकार रूप है जिसमें विधायी, न्यायिक, कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियां निहित होती हैं। इसलिए जब व्यक्ति विशेष यानी कि कोई राजा राजमुकुटधारी बनता है तो उसे स्वतः ही वो सब शक्तियां और उनका प्रयोग का अधिकार मिल जाता है जो कि क्राउन में निहित होता है। बहुत 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 सरल शब्दों में ये कहें तो जब व्यक्ति क्राउन को पहनता है, ताज को पहनता है, तो उसको शासन की समस्त राजनीतिक, न्यायिक, संवैधानिक, विधायी, व्यवस्थापिका संबंधी सभी शक्तियां उसको प्राप्त हो जाती हैं अपने आप ही। ये क्राउन की विशेषता है। यहाँ प्राचीन और वर्तमान स्थिति में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले राजमुकुटधारी राजा वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता था, जबकि आज सैद्धांतिक रूप में ही वह शक्तियों का स्वामी है, क्योंकि शक्तियों का वास्तविक प्रयोग आज की तारीख में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इस प्रकार राजा और राजमुकुट का महत्व मुख्यतः दो कारणों से वहां पर है। पहला कि इससे हमें ब्रिटिश संविधान के वास्तविक स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। इससे पता चलता है कि शासन की शक्तियों का प्रयोग राजा अथवा रानी द्वारा नहीं बल्कि राजमुकुट द्वारा किया जाता है, जिसमें राजा, संसद, मंत्रिमंडल तथा लोक सेवा के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट कि इससे हमें राजा व राजमुकुट के अंतर को समझने में भी सहायता मिलती है। अर्थात इससे पता चलता है कि सिद्धांत शासन सम्राट में निहित है, किंतु व्यवहार रूप में वास्तविक शक्तियां जो हैं वो मुकुट में समाविष्ट हैं, जो संसद और मंत्रियों के द्वारा प्रयुक्त होती है। इस प्रकार ब्रिटिश शासन सिद्धांत रूप में पूर्ण राजतंत्र, स्वरूप में सीमित राजतंत्र तथा व्यवहार में प्रजातांत्रिक राजतंत्र या प्रजातांत्रिक गणतंत्र है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि राजा और राजमुकुट में मोटे रूप में क्या अंतर है। राजा क्या है और
राजमुकुट क्या है? तो इसको हम बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में देखने का प्रयास करेंगे। पहला है कि राजमुकुट एक संस्था है, जबकि राजा एक व्यक्ति होता है। राजमुकुट वो संस्था है जो शासन की प्रतीक है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की ही संबंधित शक्तियां विद्यमान होती हैं, जबकि राजा एक केवल व्यक्ति होता है जो कि इन पावर्स से विहीन होता है। दूसरा पॉइंट है कि राजमुकुट स्थायी किंतु राजा अस्थायी होता है। इसका अर्थ यह है कि राजा विशेष की मृत्यु हो सकती है, जबकि राजमुकुट या राजपद एक संस्था होने के कारण स्थिर है। ब्लैकस्टोन ने कहा है कि हेनरी, एडवर्ड या जॉर्ज मर सकते हैं, लेकिन क्राउन कभी नहीं मर सकता, क्योंकि क्राउन क्या है, वंशानुगत 1, 2, 3 पीढ़ियों में ट्रांसफर होता रहता है। मतलब पावर्स ट्रांसफर होती रहती है। क्राउन में पावर्स हैं, व्यक्ति विशेष में या राजा में पावर्स नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि राजमुकुट सामूहिक और राजा व्यक्तिगत होता है। राजमुकुट एक बहुल कार्यकारिणी है, जिसमें संसद, मंत्रिमंडल तथा लोक सेवा के सदस्य शामिल होते हैं। बेड तथा फिलिप्स के अनुसार राजमुकुट शब्द से शासन की संपूर्ण शक्ति का बोध होता है और वह कार्यपालिका का पर्यायवाची होता है, जबकि राजा व्यक्तिगत होता है। चौथा पॉइंट है कि राजमुकुट जन इच्छा का प्रतीक होता है, किंतु राजा सजावट मात्र होता है। चूंकि राजमुकुट शासन की वास्तविक सत्ता का अधिकारी है, जिसकी शक्तियों का प्रयोग संसद, मंत्रिमंडल आदि के द्वारा किया जाता है, अतः उसे जन इच्छा का प्रतीक कहा जा सकता है। इसके विपरीत जो ध्वज मात्र शासक है, एक सजावट मात्र है, जिसे स्वर्णिम शून्य, गोल्डन जीरो कहा गया है, वो ब्रिटिश शासन की शोभा बढ़ाता है। सिर्फ ब्रिटिश शासन की शोभा बढ़ाने का काम करता है। संक्षेप में, अगर बहुत ही संक्षेप में कहें तो क्राउन राजा, मंत्री और संसद तीनों का योग है। व्यापक अर्थ में राजमुकुट का अभिप्राय संपूर्ण सरकार से लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो राजमुकुट या राजमुकुट संबंधी जो संस्था है या राजमुकुट है, उसकी शक्तियां क्या क्या हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं, शक्तियां जो प्राप्त करता है उसकी स्रोत क्या है। पहला इसमें लेते हैं, ये है संसदीय कानून। ये वे कानून हैं जिनके द्वारा समय समय पर संसद में राजमुकुट की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। संसदीय नियम वस्तुतः राजमुकुट की शक्ति के बड़े उर्वर स्रोत बन गए हैं। मतलब वे सारे संसदीय नियम जिनमें इस क्राउन की शक्तियों की व्याख्या की गई है, बताया गया है, वो इसका प्रमुख स्रोत है। दूसरा है विशेषाधिकार या परमाधिकार। राजमुकुट के विशेषाधिकार या वीटो का अर्थ है राजमुकुट की स्वतंत्र शक्ति या अधिकार। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जनतंत्र के उदय से पूर्व राजा की शक्तियों को विशेषाधिकार या परमाधिकार कहा जाता था। उसके विशेषाधिकारों में संसद को आहूत करना, युद्ध करना अथवा तटस्थता की घोषणा करना, संधियों का अनुसमर्थन करना, सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति करना, राजसेवकों की बर्खास्तगी करना, पियरों की नियुक्ति करना और अपराधियों को क्षमा करना आदि आते हैं। ये राजा को विशेष अधिकार होते थे। तो इन विशेषाधिकारों से भी ये पता चलता है कि क्राउन की शक्तियां क्या हैं। तीसरा है विशेषाधिकारों व कानूनों का मिश्रण। राजमुकुट की शक्तियों का एक तृतीय स्रोत जो है वो विशेषाधिकार और कानूनों का मिश्रण है।
राजमुकुट की कुछ शक्तियां इस प्रकार की हैं जो प्रारंभ में विशेषाधिकार जनक थी, लेकिन जिन्हें बाद में संसद ने भी कानून बनाकर मान्यता प्रदान कर दी, और इस तरह इनका स्रोत कानून और विशेषाधिकार दोनों ही हो गया। इन सभी स्रोतों के बावजूद मेग्ना कार्टा के समय से ही राजमुकुट की शक्तियां निरंतर परिवर्तनशील रही हैं। राजा की व्यक्तिगत शक्तियों को कम करने में जन आंदोलनों और संसदीय कानूनों दोनों का ही विशेष हाथ रहा है। जन आंदोलन के फलस्वरूप मेग्ना कार्टा स्वीकृत हुआ, जिसके द्वारा राजा पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वह कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब अंकुश लग गया, उसकी जो शक्ति थी राजा की उसको सीमित कर दिया गया। तो ये इसके स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि राजमुकुट की शक्तियां, अधिकार या कार्य क्या है, कौन कौन से हैं। पावर्स, फंक्शंस एंड राइट्स ऑफ द क्राउन क्या है। क्राउन की शक्तियां अत्यधिक व्यापक और विस्तृत मानी जाती हैं। जैसा कि मेरियट ने कहा है कि यदि साम्राज्य की शक्तियां कम हुई हैं तो क्राउन की शक्तियां बढ़ी हैं। लोक कल्याणकारी समाज सेवी राज्य की कल्पना के विकास के साथ ही साथ उसकी शक्तियों के विस्तार का कोई अंत नहीं रहा है, यानी कि क्राउन की शक्तियों में हमेशा से बढ़ोतरी होती रही है। अब कौन कौन सी प्रकार की शक्तियां इसको प्राप्त है। पहला है कार्यपालिका शक्तियां। क्राउन को इंग्लैंड की सर्वोच्च कार्यपालिका और राज्याध्यक्ष संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। देश का सारा शासन उसी के नाम पर चलता है। उसे कार्यपालिका संबंधी कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, इसको हम पॉइंट्स में देख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि वह समस्त राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाता है। दूसरा पॉइंट कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति और उसकी परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तीसरा पॉइंट कि वह अन्य उच्च प्रशासकीय अधिकारियों तथा न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। चौथा पॉइंट कि वह न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य अधिकारियों को भी अपने पद से हटा सकता है। पांचवा पॉइंट कि वह प्रधान सेनापति होता है तथा जल, थल, नभ सेना के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। छठा पॉइंट कि वह शासन पर नियंत्रण रखता है। सातवां पॉइंट कि विदेशी संबंधों का संचालन भी उसी के नाम से होता है। आठवां पॉइंट अन्य देशों में राजदूत और वाणिज्य दूत आदि की नियुक्ति भी उसी के द्वारा की जाती है। नौवां पॉइंट अन्य देशों के राजदूतों से परिचय पत्र ग्रहण करता है। 10वां पॉइंट कि वही उपनिवेशों के शासन की भी देखभाल करता है। 11वां पॉइंट कि उपनिवेशों के गवर्नरों और उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति वही करता है। 12वां पॉइंट कि इंग्लैंड के राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और संचालन करता है, देश की आय और व्यय का ब्यौरा भी रखता है। और 13वां पॉइंट है कि वह स्थानीय सरकारों के कार्यों की देखभाल तथा नियंत्रण करता है। ये सारे पॉइंट्स या ये सारे 12-13 प्रकार के अधिकार कार्यपालिका संबंधी हैं जो क्राउन को प्राप्त है। इन सभी शक्तियों को देखते हुए ऑग और जिंक ने इंग्लैंड के क्राउन की शक्तियों की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की है। दूसरा पॉइंट है इसकी विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां राजमुकुट और संसद से संबंधित शक्तियां हैं, सम्मिलित शक्तियां हैं। संवैधानिक दृष्टि से इंग्लैंड में कानूनों का निर्माण राजा संसद के माध्यम से करता है। क्राउन संसद को बुला सकता है और भंग भी कर सकता है। वह नए पीयर्स बनाने की शक्ति द्वारा कानून निर्माण पर भी प्रभाव डाल सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधि पर राजा की स्वीकृति आवश्यक होती है। सम्राट संसद के समक्ष उद्घाटन भाषण करता है।
वह अध्यादेश भी निकाल सकता है। क्राउन प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था के अंतर्गत अनेक नियम तथा उपनियम भी बनाता है। तीसरे प्रकार की शक्ति है न्यायिक शक्तियां। राजमुकुट न्याय का स्रोत है। सभी न्यायालय राजमुकुट द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। वही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। समस्त फौजदारी मुकदमों पर राजमुकुट ही विचार करता है। राजमुकुट प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति की राय पर उपनिवेशों तथा कुछ डोमिनियनों से आने वाली अपीलों को सुनता है। राजमुकुट क्षमा और दंड के अधिकारों का भी प्रयोग करता है। चौथे प्रकार की जो शक्तियां हैं वो है धार्मिक शक्तियां। एंग्लिकन और प्रेस्बिटेरियन चर्च राज्य के अवयव के रूप में है। इनका नियंत्रण भी राजमुकुट तथा संसद द्वारा किया जाता है। इंग्लैंड के स्थापित चर्च के प्रमुख होने के नाते वह कैंटरबरी तथा यॉर्क आर्च बिशप मिशनों की, आर्च बिशपों की तथा अन्य चर्चों के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। राजा की अनुमति से ही चर्च ऑफ इंग्लैंड की राष्ट्रीय सभा की समस्त कार्यवाहियां की जाती हैं। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधी विषयों का सर्वोच्च अधिकारी है। धार्मिक अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीलें भी राजमुकुट की प्रीवी काउंसिल के सम्मुख आती हैं। नेक्स्ट है इसकी उपाधि संबंधी शक्तियां। क्राउन को सम्मान का स्रोत माना जाता है। वह सार्वजनिक सम्मान और उपाधियां भी प्रदान करता है। ये उपाधियां वर्ष में 2 बार विशेष रूप से दी जाती हैं। ये हो गई इसकी शक्तियां। अब वास्तव में राजा की स्थिति या उसके विशेषाधिकार या प्रभाव, द एक्चुअल पोजीशन, प्रिविलेजेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवरेन। राजा की वास्तविक स्थिति क्या है, उसके विशेषाधिकार और उसका प्रभाव क्या है। अथवा यह माना जाता है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। यहां पर आपको यह समझना चाहिए कि राज्य सम्राट यानी व्यक्ति विशेष को संबोधित करके कह रहे हैं हम, और शासन करने का मतलब है हम क्राउन से संबंधित है। शासन क्राउन के नाम पे किया जाता है। तो ये माना जाता है क्योंकि व्यक्ति विशेष होता है सम्राट, तो सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। राजमुकुट की शक्तियों के प्रयोग में स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि राजमुकुट रूपी संस्था में राजा की वास्तविक स्थिति क्या है। वह केवल मात्र एक स्वर्णिम शून्य है, रबड़ की मोहर है, या शासन में प्रभाव और विशेष स्थिति का भी प्रयोग करता है। इंग्लैंड में राजा की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमें कुछ बातों पर विचार करना आवश्यक है। जैसे पहला पॉइंट है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि किसी कार्य के लिए राजा को दोषी ही नहीं ठहराया जा सकता। जैसा कि लॉवेल ने कहा है, संविधान के पुराने सिद्धांत के अनुसार मंत्री लोग राजा के सलाहकार होते थे और उनका काम सलाह देना या राजा का काम था निर्णय लेना। अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। राजा से सलाह ली जाती है किंतु निर्णय मंत्री करते हैं। देखिए बिल्कुल उलट पोजीशन हो गई है। इस आशय से, इस उक्ति से निम्न अर्थ लिए जाते हैं। पहला है, राजा को उन्मुक्तियां प्राप्त है, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। अर्थात सम्राट यदि कोई अपराध कर दे, यदि कोई व्यक्ति अपराध भी कर दे तो उस पर किसी भी प्रकार का अभियोग नहीं चलाया जा सकता। यानी कि राजा द्वारा यदि कोई अपराध कर दिया जाए तो उस पर किसी तरह का कोई अपराध या अभियोग या विवाद नहीं चलाया जा सकता। इसे कानून से भी ऊपर माना गया है। यानी कि न्यायालय के क्षेत्र में राजा को उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। दूसरा है कि व्यवहार में राजा कोई काम नहीं करता।
अर्थात जो व्यक्ति कोई काम करता है, करता ही नहीं, वो गलती कैसे कर सकता है? मतलब ऐसा माना जाता है कि राजा कोई काम नहीं करता, तो जब कोई व्यक्ति काम ही नहीं करता तो वो गलती कैसे करेगा, ऐसा माना जाता है। जैसे कि चार्ल्स द्वितीय के शासन काल में कक्ष के बाहर किसी दरबारी ने ये पंक्तियां लिख दी थी, जिससे स्पष्ट है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। ये पंक्तियां हैं कि यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ली की बात किया करते थे और न करते हैं बुद्धि की बात कोई। मतलब किसी ने ऐसे जो सम्राट का कक्ष था उसके बाहर ऐसी ये पंक्तियां लिख दी, जिससे ये जाहिर होता है कि वो कोई काम भी नहीं करता और वो कोई गलती भी नहीं करता। इस प्रकार चूंकि व्यवहार में राजा कोई काम नहीं करता, इसलिए उसके प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व भी किसी अन्य व्यक्ति का ही होता है। यहाँ तक कि उसके नाम से भी कोई कार्य नहीं होता, न किया जा सकता। जैसा कि डेनबी के केस में भी स्पष्ट है कि जिसमें विदेश मंत्री डेनबी ने सम्राट के नाम की आड़ में फ्रांस से एक गुप्त संधि कर ली थी और उसका उत्तरदायी सम्राट पर डाल दिया था। अब चूंकि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, इसलिए संसद ने सब तर्कों को अस्वीकार करते हुए यह सिद्धांत प्रतिपादन किया कि अपने कार्यों के लिए मंत्री स्वयं उत्तरदायी हैं, सम्राट नहीं। किसी भी रूप में राजा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा पॉइंट है कि राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। इंग्लैंड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वह गलती कर भी दे तो उसे गलती नहीं माना जाएगा। राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। दूसरा पॉइंट है कि सम्राट स्वर्णिम शून्य है। इस पर कई बार छोटे क्वेश्चन में के रूप में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि सम्राट शून्य है, स्वर्णिम शून्य है, इसका अर्थ बताइए। अर्थात सम्राट अब वैधानिक शासक अथवा राज्य का नाममात्र प्रधान रह गया है। वह केवल राज्य का प्रतीक है। इसके समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है। यदि संसद के दोनों सदन एकमत होकर सम्राट को फांसी की सजा भी सुना दे तो सम्राट को उस पर भी हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। अतः वह केवल एक स्वर्णिम शून्य माना गया है। तीसरा पॉइंट है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। अर्थात वैधानिक दृष्टि से तो राजा का आज भी प्राचीन काल जैसा ही महत्व है, किंतु वास्तव में वह अब उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता जिनका प्राचीन काल में प्रयोग किया करता था। आज वह नाममात्र का राजा है, क्योंकि शासन के सभी कार्य उसी के नाम से होते हैं और उसे राजा जैसा सम्मान प्राप्त है, किंतु फिर भी उसकी वास्तविक शक्तियां न होते हुए भी राजा शासन को काफी प्रभावित करता है। जैसा कि बेजोहट ने कहा है कि उसे शासन के क्षेत्र में निम्न 3 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला है परामर्श देने का अधिकार, द राइट टू बी कंसल्टेड। दूसरा प्रोत्साहन देने का अधिकार, द राइट टू बी एनकरेज। तीसरा चेतावनी देने का अधिकार, द राइट टू बी वार्न। उसके परामर्श देने के अधिकार का आशय यह है कि वह मंत्रियों के कार्यों की पूर्ण जानकारी रखे और उन्हें आवश्यकता अनुसार उचित परामर्श दे। प्रोत्साहन देने के अधिकार का अर्थ यह है कि राजा यदि किसी नीति को राज्य के लिए कल्याणप्रद समझे तो मंत्रियों को उसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करे। चेतावनी देने का अधिकार यह है कि यदि मंत्रियों द्वारा कोई गलत निर्णय लिया जाए या उनका कोई कार्य देश के लिए हानिकारक हो तो राजा उन्हें चेतावनी देने और गलतियों को सुधारने का सुझाव भी दे सकता है, किंतु ये मंत्रियों का अधिकार है कि वे राजा की इन बातों को अस्वीकार या स्वीकार करें। माना उनको माने या ना माने, ये राजा का अधिकार क्षेत्र है। चौथा है कि राजा के कुछ विशेषाधिकार भी हैं। यद्यपि उसे शासन संबंधी कोई कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी वह अपने विशेषाधिकारों के क्षेत्र में अपने विवेक से महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। संविधान शास्त्रियों के अनुसार राजा के अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार हैं। अब ये कौन से विशेषाधिकार हैं, अब इसको पॉइंट्स में आप देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना।
इस तरह से ये संपूर्ण अब जो विश्लेषण हमने देखा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।